थर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस, थर्मल कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस, ये हमारा टॉपिक है अभी का। ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेन क्या होता है। क्या होता है थर्मल स्ट्रेन? भाई थर्मल स्ट्रेन तो स्ट्रेन ही होता है ना, क्या होता है उसको समझिए पहले। ठीक है, मान लीजिए ये खिड़की है, ठीक है, ये किसी भी घर की खिड़की है, जिसमें से ये पार्ट फिक्स किया गया है, ये पार्ट भी फिक्स, ठीक है, ये पूरे के पूरे पार्ट फिक्स है। ये एक विंडो है, ठीक है, ये क्या है, विंडो, खिड़की है, ये क्या है, खिड़की है ना। इस खिड़की में क्या करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम के रॉड डाल के रखे हुए हैं। ये क्या है, एल्युमिनियम के रॉड डाले हुए हैं, है ना। ये क्या है, एल्युमिनियम के रॉड हमने डाल के रखे हुए हैं, एल्युमिनियम रॉड्स, ठीक है, जो कि फिक्स्ड हैं। ये इंड जो है, ये इंड जो है, ये इंड क्या है, फिक्स किया हुआ है। सिमिलरली ये इंड सब फिक्स है। फिर क्या होगा, अगर लाइट इसके ऊपर गिरेगी, सन की लाइट इन रॉड्स पे गिरेगी, खिड़की की इन रॉड्स पे गिरेगी, फिर क्या होगा, ये दोनों एड्स तो फिक्स हैं, ये दोनों में क्या होगा फिर, कि पतला पतला रॉड है एल्युमिनियम का, मान लो अगर इसके ऊपर हीट गिर रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिन में 7 बजे 8 बजे जब सन की हीट ज़्यादा हो जाती है, सन का टेम्परेचर क्या हो जाता, सन जो है हमारे नज़दीक आ जाता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसकी भी टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से इसके अंदर में थर्मल स्ट्रेन शुरू हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेन मतलब टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ के डेल्टा टी हो गया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़ा तो लेंथ जो बढ़ेगा भैया वो क्या करेगा, इधर फोर्स अप्लाई करेगा, इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ये लेंथ बढ़ा हुआ थोड़ा सा दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा, ऊपर नीचे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा। आई बात समझ में, फोर्स ऊपर से अप्लाई कर, ऊपर भी दे रहा है नीचे भी दे रहा है, फिर क्या होगा, ये इंटू खिसकने वाले नहीं है, ये भी खिसकने वाला नहीं है, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो रॉड है इसके ऊपर फोर्स डालेगा, इसके ऊपर भी फोर्स डालेगा, लेकिन ये फोर्स डालने से क्या होगा, इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। इसको ना खिसका सकता है ना इसको खिसका सकता है, क्योंकि काफ़ी फिक्स सबस्टांसेस ये सब फिक्स हैं, ये फिक्स है, दीवार से सटा हुआ है। एल्युमिनियम जो है गर्म हो रहा है, गर्म होने की वजह से एल्युमिनियम का रॉड अब क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, नहीं कुछ असर पड़ रहा है, नहीं कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या करेगा, खुद ही चेंज हो जाता है, खुद ही क्या होता है, बदल जाता है, खुद ही टेढ़ा हो जाता है, ये अंदर की ओर चले जाता है, अंदर की ओर चले जाता है। एक बार ऐसा खिड़की देखा गया था, मैंने देखा था कि दिन में वो खिड़की जो है लगा रहे थे, लग नहीं रहा था, इससे सट रहा था, इससे सट रहा था, क्योंकि वो इस टाइप का हो गया था। एल्युमिनियम का रॉड अगर इस टाइप से है तो इस टाइप का रॉड हो गया था, सन की लाइट इधर आ रही थी, सीधा था, ऐसा सीधा था, लाइट दिया हमने, फिर क्या टेढ़ा हो गया, और खिड़की में सटी हुई थी, शीशा वाला खिड़की सटा हुआ था, उससे सटा रहे थे, सट नहीं रहा था। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि एल्युमिनियम का रॉड एक्सपेंड कर चुका था, एक्सपेंड करने से फोर्स अप्लाई कर रहा था, इन दोनों के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, तो पहले क्या हुआ, थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। पहले क्या प्रोड्यूस हुआ, थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। इस थर्मल स्ट्रेन के प्रोड्यूस होने से यहाँ थर्मल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया भाई, थर्मल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो गया। आई बात समझ में, और थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने से उसके अंदर में कॉरेस्पॉन्डिंगली फोर्स भी प्रोड्यूस हो गया। आई बात समझ में, तो जो ये फोर्स है टूटने वाला, जो ये एक्सपेंशन की वजह से जो स्ट्रेस और जो फोर्स निकला, वो फोर्स घुमाने के लिए काफ़ी था। मतलब वो फोर्स जो आएगा सन का लाइट, वो उतना फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो वो बेंड कर सकते हैं, उतने फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे उसको क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। आई बात समझ में, उस थर्मल कॉम्प्रेसिव थर्मली एक्सपेंड हो रहा है, थर्मली जो रॉड एक्सपेंशन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो पहले समझिए कि थर्मल स्ट्रेन एक्चुअली होता क्या है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, थर्मल स्ट्रेन, ठीक है, होता है ना कि नहीं होता है, ये थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, थर्मल स्ट्रेन को आप डिफाइन कर सकते हो अल्फा इंटू डेल्टा टी, कर सकते हैं ना जी, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है।
ये थर्मल स्ट्रेन हो गया। थर्मल स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इसको, ये तो थर्मल स्ट्रेन हो गया, y इंटू डेल्टा एल बाई एल, ये क्या हो गया, थर्मल स्ट्रेस। ये क्या हो गया भाई, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस मतलब अल्फा इंटू डेल्टा टी, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है। ये थर्मल स्ट्रेस हो गया। अब ये जो थर्मल स्ट्रेस है, जो आप थर्मल स्ट्रेस देख रहे हो, ये थर्मल स्ट्रेस, तो थर्मल फोर्स कितना होगा, कितने फोर्स से, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे, थर्मल फोर्स बोलो या बेंडिंग फोर्स बोलो, है ना। ये थर्मल फोर्स बेंड कर सकता है, तो बेंड कर सकता है, स्ट्रेस को आपने लिख दिया, थर्मल स्ट्रेस आपने लिख दिया। और स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, फोर्स बाय एरिया होता है ना जी। तो थर्मल स्ट्रेस या फोर्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस थर्मल स्ट्रेन, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू एरिया इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्या है, एरिया इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कि फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक स्टील रॉड है, एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, एरिया क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर है, और उसको एक्सपेंड करने के लिए मना किया गया है, एक्सपेंड नहीं करना है, उसको फिक्स कर दिया है, एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। तो टेम्परेचर राइज 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हो रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री था 40 डिग्री हो गया, या 25 था तो 35 डिग्री हो गया, 20 था तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। टेम्परेचर राइज कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो नॉर्मली डिग्री सेल्सियस नहीं, जो भी कुछ भी टेम्परेचर इतना है। तो अल्फा जो है, अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, दिस इज गिवन एज 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन। यंग्स मॉडुलस जो दिया हुआ है स्टील का 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है इस स्टील में वो बताइए, और थर्मल फोर्स कितना डेवलप हुआ है उसमें ये बताइए। दोनों चीज आपको बताना है, और इसी क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्या आंसर होगा आप बताओ, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी टाइम लेना है लो, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताओ, ओके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्टील का रेल है, सॉल्यूशंस का देखेंगे कि स्टील का रेल है जिसका लेंथ 5 मीटर है, एरिया क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो प्रिवेंट किया जा रहा है एक्सपेंडिंग इन टेम्परेचर राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या आंसर होगा ये बताइए। अगर हमें इसका आंसर पता करना है तो कैसे हम पता करेंगे, क्या होगा आंसर, प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंडिंग इन टेम्परेचर एट 10 डिग्री सेल्सियस, अल्फा कितना होगा बताइए। थर्मल स्ट्रेन कितना होगा, थर्मल स्ट्रेन कितना होगा। तो पहले ये बताओ कि थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, सॉरी थर्मल स्ट्रेस निकालना है ना। थर्मल स्ट्रेस जो निकालेंगे, थर्मल स्ट्रेस जो निकालेंगे वो तो बाद में निकालेंगे, पहले थर्मल स्ट्रेन कितना होगा। थर्मल स्ट्रेन जो होगा डेल्टा L/L स्ट्रेन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्ट्रेन है, थर्मल स्ट्रेन है। अगर यही क्या बन जाता, अल्फा इंटू डेल्टा टी हो रहा, बन रहा है। तो अगर मैं इसी को यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा, थर्मल स्ट्रेस। ये क्या बन जाता है, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, हाउ वी डिफाइन यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, यंग मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन। काफ़ी आसान है समझना। तो थर्मल स्ट्रेस को निकालना है काफ़ी आसान। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है भाई, तो 2 × 10⁻11
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो वो दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, पर केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस अल्फा टेम्परेचर चेंज कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में हमें यहाँ निकालना है क्योंकि इसको भी कैंसिल करना होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, तो क्या लिखोगे 10 केल्विन। चलिए ये इतना थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो गया, थर्मल स्ट्रेस जो आ रहा है ये इतना आएगा। कितना आ रहा है भाई, आंसर बताइए कितना आ रहा है। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जा रहा है, कितना आ रहा है 2 इंटू 1.2 मतलब 2.4 इंटू 10⁻11 और ये कितना है 12 में से 5 गया तो 7 है ना, तो कितना आया 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इतना है, ठीक है। ये कितना है 11 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया तो 7, इतना है ना, तो 2.4 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये थर्मल स्ट्रेस आ गया। अब फोर्स कितना आएगा भाई, थर्मल फोर्स कितना डेवलप होगा, तो एरिया इंटू थर्मल स्ट्रेस कर देते हैं, एरिया इंटू थर्मल स्ट्रेस कर देते हैं, ठीक है। एरिया इंटू थर्मल स्ट्रेस कितना आएगा आंसर बताइए, एरिया कितना है, एरिया कितना है, एरिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 40 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। सेवन प्लस होगा ना 7, ठीक है, यहाँ प्लस होगा। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, ए इंटू थर्मल स्ट्रेस कितना होगा 7 1 8, 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है। फिर कितना बच रहा है 9.6, क्योंकि 4 इंटू 2.4 करेंगे तो 9.6 हो रहा है, और एक जीरो इधर देंगे 10⁻8 8 - 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 10⁻4, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 9.6 को अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 10 मान लेते हो तो 10⁵ न्यूटन, इतना फोर्स के बराबर जो है उसके ऊपर स्ट्रेस डेवलप हुआ है। मतलब इतना 1 लाख न्यूटन अगर फोर्स प्रोवाइड किया गया, उसको बेंड किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसको घुमाया जा सकता है, आई बात समझ में, उसको घुमाया जा सकता है आसानी से। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए, मैच कीजिए आपका आंसर सही है या नहीं। क्वेश्चन क्या है वो समझिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन ए रिम ऑफ ए वुडन व्हील और बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट बहुत पिछले जमाना वाला है, बहुत पहले वाला जमाना वाला क्वेश्चन है ये, पहले होता था, लोग करते थे। आयरन को कितना गर्म करके उसको एक्सपेंड किया जाता था और व्हील पे चढ़ाया जाता था, रिम ऑफ द व्हील, ठीक है, लकड़ी के जो पहिया होता था उसके ऊपर चढ़ाया जाता था। डायमीटर ऑफ रिम एंड आयरन रिंग आर 5.243 meter and 5.231 meter respectively at 27 degree Celsius. Find temperature to fit ring on the rim of it. कौन से टेम्परेचर पे इसको फिट किया जा सकता है। देखो 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस पे इतना था डायमीटर, इसका डायमीटर रिम का कितना था इतना, और रिंग का कितना था 5.231, तो जो रिंग है उसका ज़्यादा था और रिंग का कम था। तो किसको एक्सपेंड करना था, रिंग को हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना, फैलाना है, उसको टेम्परेचर देना, हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करना, एक्सपेंड करना है, हीट देंगे उसमें, इसको हीट देने से इतना तक एक्सपेंशन हमको लाना है, तो ये तो फिट बैठेगा, आई बात समझ में, फिट बैठेगा। तो समझिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
कौन सा ऑप्शन सही है। तो पूछा कि कौन सा टेम्परेचर ऐसा होगा 250 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस या 218 डिग्री सेल्सियस। दिया हुआ है अल्फा ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1.20 पर केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, अब समझिए इसमें कि क्या कहानी है। मान लीजिए कि ये आपका वुडन कार्ट है ना, वुडन कार्ट में रिम है, रिम की डायमीटर रिम है, ठीक है, ये क्या है रिम, ठीक है, ये रिम है, रिम है। इसी पे हमको क्या करना है, स्टील का रिंग को फिट करना है। क्या करना है, स्टील का रिंग को, स्टील का रिंग को हमको क्या करना है, फिट करना है। तो फिट करना है भाई, तो इसके ऊपर ही फिट कर सकते हैं यहाँ से, इस डायमीटर से भी, या तो अंदर भी हम फिट कर सकते हैं ना, अंदर में फिट करेंगे। सेम टू सेम अगर फिट करना होगा अंदर में ही फिट कर देंगे, बाहर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम टू सेम करें, अंदर में फिट हो जाएगा, ठीक है। अंदर में फिट हो जाएगा तो लेंथ अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा। मान लो ये रिंग ऐसा था, ये क्या था, मान लो ये रिंग है, ठीक है, ये एक्सपेंशन अगर हम उसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंड करके ये इतना हो जाएगा। अब ये रिंग बन रहा है, रिंग के शेप का आकार धर लेगा, एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो डायमीटर पहला दिया हुआ है इतना, दूसरे का डायमीटर दिया हुआ है इतना, तो फार्मूला बैठाए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ के हिसाब से बना लेंगे। तो अभी लेंथ को हम डायमीटर बना देते हैं, ठीक है। d2 इज इक्वल टू लिखेंगे d1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। d1 की वैल्यू लिखेंगे कितना है भाई, पहला डायमीटर कितना है, तो लिखेंगे 5.231 मीटर, 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील की वैल्यू लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1.20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है भाई, डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है, तो T -27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो D2 की वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 5.243। तो इसको सॉल्व करके देखना कि आपका आंसर कौन सा आएगा। 2 मिनट का वीडियो पॉज कर लो, मैं 1 नहीं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके बताओ कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तब तक मैं भी इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेंटली मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना आंसर होना चाहिए। तो इसका जो टेम्परेचर होगा सॉल्व करके देखोगे 218 के आसपास अगर आ रहा है तब तो ठीक है, बाद बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ये डी ही ऑप्शन सही है, बाद बाकी सी बी ए सारे ऑप्शन गलत हैं, सब के सब ऑप्शन गलत है। आई बात समझ में। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट और हम लोग पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो 2 टाइम्स अल्फा होता है, और गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो 3 टाइम्स अल्फा होता है। कितना होता है, 3 टाइम्स अल्फा। तो बीटा का कितना गुना, बीटा का कितना गुना, अगर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2 इंटू बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं, लेकिन ये आया कैसे, रिलेट बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये रिलेशन जो हमने लिखा ब्यूटीफुल रिलेशन, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा, ये कैसे आया, ये हमें पता करना है। ये कैसे आया, कैसे पता करेंगे, पता करते हैं। तो अल्फा को आप लोग क्या मानते हो, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L/L बाय 1 टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, यही तो लिखते हैं। आई बात समझ में। तो इतना हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा क्या होगा, बीटा क्या होगा, तो बीटा जो है वो क्या होगा, डेल्टा एरिया बाय एरिया इंटू 1 टेम्परेचर डिफरेंस, और गामा क्या होगा
चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 1 अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो तीनों में रिलेट करना है, अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हमको डिराइव करना है। कैसे डिराइव करना है, कैसे हम लोग डिराइव करेंगे? तो मान लीजिए चेंज इन एरिया लिखते हैं, तो चेंज इन एरिया मान लो पहले लेंथ कितना था L, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो डेल्टा L, ठीक है, इतना एरिया फाइनल था, उसमें से L² घटा दिया, तो यही तो डेल्टा A है, चेंज इन एरिया। चेंज एरिया लिखेंगे कितना आएगा, L² प्लस L² कैंसिल हो जा रहा है, तो लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा L इंटू L। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिख सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे L² बाई L लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या होगा, L² बाई L लिखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा L इंटू एरिया बाय L, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटा को डिफाइन किया जा सकता है यहाँ पे डेल्टा A बाय A, दिस इज इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स डेल्टा L बाय L। तो डेल्टा L बाय L जानते ही हैं क्या है, अगर यहाँ नीचे डेल्टा T से डिवाइड कर दें, यहाँ डेल्टा T से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, बीटा जो है डेल्टा T, यहाँ भी क्या होगा डेल्टा T, ये कितना है 2 टाइम्स अल्फा हो गया, 2 टाइम्स अल्फा हो गया आंसर, काम बन गया। अब देखिए गामा से रिलेट करना है, तो मान लीजिए वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, तो मान लो एक क्यूब है, क्यूब का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया dt, थोड़ा सा टेम्परेचर T था, थोड़ा सा टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया dt टेम्परेचर, डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा दिया, इससे क्या हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इसका बढ़ गया, इंक्रीज किया। तो फिर कहानी क्या बनती है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम मतलब होता है लेंथ प्लस डेल्टा L इसका क्यूब माइनस L क्यूब। फिर आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, L क्यूब प्लस 3 L² डेल्टा L प्लस 3 डेल्टा L² इंटू L माइनस L क्यूब, ठीक है। तो L क्यूब से L क्यूब कैंसिल, ठीक है। क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, 3 तो हमारा कॉमन टर्म है, ये बहुत स्मॉलर टर्म है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। डेल्टा L जो है बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम भूल जाएंगे। फिर क्या होगा 3, ठीक है, L क्यूब डेल्टा L बाय L लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोटा टर्म है इसीलिए। और प्लस एक डेल्टा L भी क्यूब होना चाहिए, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जो टर्म आ रहा है आपका L क्यूब बाई L, ये क्या आ रहा है L क्यूब, तो 3 डेल्टा L बाई L, और L क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम डेल्टा V बाई V, दिस इज इक्वल टू कितना है 3 डेल्टा L बाई L। इस तरह से वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा से रिलेट करना था, आप आराम से रिलेट कर सकते हो। इस तरह से ये पता चला, गामा को रिलेट कर सकते हो। गामा लिखो यहाँ पर कितना, तो डिवाइड बाय dt, फिर इसके बाद देखना है dt, इसके बाद क्या देखना है, dt के बाद क्या देखना है, ये कितना हो गया 3 टाइम्स अल्फा। यही तो ब्यूटीफुल रिलेशन है, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। था क्वेश्चन काफ़ी आसान, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखा है हमने थर्मल एक्सपेंशन में, तो मटेरियल्स का नाम भी लिखा है प्लस उसकी वैल्यू भी लिखी है। मतलब आपको किताब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, यू डोंट नीड टू गो थ्रू योर बुक, आपकी किताब में जाना ही नहीं, ठीक है। तो मटेरियल्स क्या है उनको समझते हैं, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, कॉपर, सिल्वर, जो कुछ भी है। देखिए एल्युमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁵, ब्रास का 1.8 10⁻⁵, आयरन का 1.2 इंटू 10⁻⁵, कॉपर का 1.7, सिल्वर का 1.9, और उनका इतना सबका दिखा हुआ है इंटू 10⁻⁵ है। मतलब सबसे ज़्यादा किसका है भाई, सबसे ज़्यादा किसका है, एल्युमिनियम का। सबसे ज़्यादा किसका है, एल्युमिनियम का, जल्दी तेजी से एक्सपेंड करेगा। इससे कम किसका है, गोल्ड का। गोल्ड भी
एक्सपेंड करता है तेजी से, ठीक है। इसके बाद इसका ब्रास का, इसके बाद क्या है कॉपर का, इसके बाद 1.4 है अंदर इसका है, सॉरी सिल्वर का एक्सपेंशन सेकेंड स्थान पे है। गोल्ड का इसके बाद कौन सा स्थान पे है, 5वां स्थान पे। छठे स्थान पे आयरन का है, 7वें स्थान पर पायरेक्स का है ग्लास का, और 8वें स्थान पर लीड का, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, अल्फा जो लीनियर एक्सपेंशन है नॉर्मली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, एक एवरेज टेम्परेचर तक ये कांस्टेंट माना जाता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ओके। तो हमने देखा कि जो अल्फा है एक्सपेंशन जो होता है, नॉर्मली समझिए कि एक्सपेंशन जो होती है सॉलिड सबस्टांसेस में, लिक्विड सबस्टांसेस में, वो एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड सबस्टांसेस लिक्विड सबस्टांसेस में एक्सपेंशन थोड़ा कम होता है। विथ राइज इन टेम्परेचर, with respect to rise in temperature there is less expansion in solids and liquid, but there is more expansion in gaseous substances. gaseous substances में ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, ठीक है। गैस सबस्टांसेस में क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, तो उसका जो गामा अगर हम लेते हैं, अल्फा भी, इसको हम गामा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा फॉर वॉल्यूमेट्रिक एक्सचेंज या फिर गामा भी कह सकते हो। ये जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत सारे सबस्टांसेस का होता है, तो सॉलिड और लिक्विड्स का कम होता है, गैसेस का ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये अल्फा भी जो आप देख रहे हो, जिसे हम गामा भी कहते हैं, ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट नहीं होता। ये प्रैक्टिकली क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ देखिए कॉपर का ही एग्जांपल ले लो, कॉपर का ही एग्जांपल ले लो, कॉपर सॉलिड सबस्टांस है, यहाँ पे कॉपर का ही दे 250 केल्विन, 500 केल्विन, ठीक है। तो 500 केल्विन कितना होता है, 100 डिग्री से ऊपर हीट टेम्परेचर होता है। तो ऐसे में हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर कॉपर का क्या कहानी है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अल्फा भी कॉपर का बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं अल्फा भी बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, पहले लीनियरली बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली बढ़ रहा है, फिर धीरे 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 और बढ़ रहा है, बढ़ते 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 कांस्टेंट हो रहा है। मतलब हाई टेम्परेचर पे जो गामा है या अल्फा भी है की सबस्टांस का या कॉपर का, वो कांस्टेंट होता है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। लेकिन लो टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, वैरी होता है, देखो इस तरह से वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वैरी नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ में, ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो चलिए ये सब बातें समझा दिया मैंने आपको। अब सबस्टांसेस देखिए, इतने सारे सबस्टांसेस हैं, सबका गामा दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसे एल्युमिनियम का 7.10⁻⁵, तो इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला सबस्टांस कौन है, पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन करने वाला है कौन सा है, वो एल्कोहल। एल्कोहल मर्क्यूरी से भी ज़्यादा एक्सपेंशन करता है, ठीक है, 18.2। इससे ज़्यादा एक्सपेंशन कौन करता है, वाटर, उसके बाद एल्कोहल, ठीक है। सॉरी पहले कौन है, एल्कोहल, और उसके बाद पैराफिन, पैराफिन के बाद वाटर, मर्क्यूरी। इस तरह से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम का 7 × 10⁻⁵ है, ब्रास का इतना दिया हुआ है, आयरन का 3.5 और 10⁻⁵ है, सबका -5 नॉर्मली है। पैराफिन का 58.8, ग्लास जो ऑर्डिनरी ग्लास है जिसका 2.5 10⁻⁵, पायरेक्स का इतना। मतलब सबसे कम कौन सा सबस्टांस का है भाई, इनवार का। इनवार मतलब जो एक एलॉय है, एलॉय मतलब आयरन और निकल का जो एलॉय होता है उसको इनवार कहते हैं। ये सब बहुत कम एक्सपेंड करता है, बहुत कम एक्सपेंड करता है, समझ में आ रहा है। हार्ड रबर भी देखते हो कि कितना है, ये ज़्यादा एक्सपेंड करता है हार्ड रबर। पायरेक्स है, सॉलिड सबस्टांसेस, सब ये सभी कम करता है, ये सब बहुत कम करता है, देख लो आप आराम से। ये बहुत एक्सपेंड करता है, अल्कोहल एक्सपेंड करता है, पैराफिन एक्सपेंड करता है, फिर वाटर एक्सपेंड करता है, मर्क्यूरी एक्सपेंड करता है, ये सब है एक्सपेंशन, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ मतलब जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन सारे चीज़ों में वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीमेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होगा, आई बात समझ में, वॉल्यूम का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। चलिए फिर और भी कुछ नॉलेज हम लोग गेन करते हैं।
हेलो, आप सभी का स्वागत है। टॉपिक क्या है? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर दोनों चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों चीज़ पढ़ना है इस टॉपिक में। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है प्लस थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किसका भाई? तो वाटर का। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर, यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को पढ़ने से पहले ये सोचते हैं कि मान लो कोई लिक्विड है या सॉलिड है। नॉर्मली मैं रबर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली ये बोल रहा हूँ कि नॉर्मली सॉलिड्स और लिक्विड्स जो होते हैं ना, सॉलिड्स और लिक्विड कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर हीट दिया जाए, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, है ना, हीट देकर के टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, उनकी वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ती है। ठीक है, दे इंक्रीज देयर वॉल्यूम बाय एडिंग सम हीट इनसाइड इट। ठीक है, वो अपने अंदर में कुछ हीट लेते हैं तो उनकी वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ती है। मास उतना ही रहता है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम उनका क्या होता है, बढ़ता है। और वॉल्यूम के बढ़ने से क्या असर होता है कि डेंसिटी घट जाती है। नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात करते हैं नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स, चाहे वो सॉलिड्स हो चाहे वो लिक्विड्स हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, सॉलिड्स हो या नहीं तो लिक्विड्स हो, इन सब के साथ क्या होता है, मास कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? मास इज कांस्टेंट। मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम मतलब V और डेंसिटी मतलब रो। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, मान लो 1 kg आपने वाटर लिया। ठीक है, अब 1 kg वाटर का थर्मल एक्सपेंशन थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हमको पढ़ना है। मान लो 1 kg आपने वाटर लिया, पानी लिया, लिक्विड स्टेट में लिया, अब उसकी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है। तो पहले मान लो मास अगर आपने कांस्टेंट रखा है, इट मींस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज कांस्टेंट। मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मास क्या है, कांस्टेंट। अगर ये मास कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी भी कांस्टेंट। आई बात समझ में? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हाई टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट ज्यादा देने से ये वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ये वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगी। आई बात समझ में? डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। वॉल्यूम बढ़ाएंगे, डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगा, या वॉल्यूम घटाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में? ये वाटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। ठीक है, तो वाटर के बारे में और जितने सारे सॉलिड सब्सटेंस सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वॉल्यूम और डेंसिटी को देखिए, ये वॉल्यूम V है और ये क्या है, डेंसिटी O है। ठीक है, ऑन थर्मल एक्सपेंशन, अब देखिए इसमें क्या है, ऑन थर्मल एक्सपेंशन, जब हम किसी चीज, किसी भी सॉलिड और लिक्विड को, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ऑन थर्मल एक्सपेंशन क्या बिहेवियर होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स की बिहेवियर देखिए क्या होता है। ऑन नॉर्मल एक्सपेंशन, नॉर्मल थर्मल एक्सपेंशन पे क्या होगा, मास तो आपने कांस्टेंट रखा, तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो वॉल्यूम जो है किसी टेम्परेचर T पे अगर हम मेजरमेंट करना चाहोगे, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया गया, 1 प्लस गामा डेल्टा T। ये इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T का मतलब क्या हुआ, ये जो गामा है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर द सॉलिड्स और लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के लिए गामा इतना है और 3 टाइम्स अल्फा होता है, ये सब हम जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, मतलब VT जो है V से ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये बात आप लोग समझ के चलिए। ठीक है, चलिए तो डेंसिटी की हम बात करते हैं। डेंसिटी में क्या असर पड़ेगा, डेंसिटी में क्या असर पड़ेगा, डेंसिटी मान लीजिए थर्मल एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं थर्मल एक्सपेंशन की बात करूँ, थर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीजेस बट डेंसिटी डिक्रीजेस फॉर ए कांस्टेंट मास ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी की कांस्टेंट मास है तो, वेरिएबल मास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट मास की बात कर रहा हूँ। तो ये जो डेंसिटी आएगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर T। तो डेंसिटी या टेम्परेचर का मतलब है मास तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम एनी टेम्परेचर T, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m बाय V नॉट 1 प्लस गामा
डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, इसको लिखना चाहिए m बाई वी, m बाई वी, m बाई वी नोट, m बाई वी नोट, ये क्या है रो नोट, रो नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब। ठीक है, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंड करोगे इसको तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, रो नोट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ डेंसिटी डिक्रीजेस फॉर ए कांस्टेंट मास, डेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन m इज कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। या नहीं तो अगर आप ये समझिए मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो डेंसिटी क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि आप रबर की केस में आप समझ सकते हो, वो एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मली थर्मल एक्सपेंशन में कुछ इस तरह की काम होती है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर कुछ उसकी एनोनमस प्रॉपर्टी होती है, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर जो पानी की होती है वो डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में क्या क्या होता है वो हमें स्टडी करनी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक तो कहने का मतलब ये है कि वाटर जो है एबनॉर्मल बिहेवियर रखता है। कब? कुछ डिफरेंस इन टेम्परेचर के बाद। ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद और पार्टिकुलर टेम्परेचर से पहले वाटर जो है, पानी जो है, अपना एबनॉर्मल बिहेवियर को दिखाता है। अगर ये वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होता तो ठंडे के दिनों में जो मछली जो होते हैं ना समुद्र के नीचे में, तालाब के बहुत नीचे होते हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाता, मर जाते वो। ठीक है, वो क्यों नहीं मरते हैं, ठंडे के समय में भी क्यों नहीं मरते हैं, इसके पीछे हम लोग कारण पढ़ेंगे। ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो हम लोग पढ़ रहे हैं या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर जो पढ़ रहे हैं, ये वाटर की एबनॉर्मल क्वालिटी है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। कैसे एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है उसको देखिए। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं, ये मैंने 1 किलो पानी ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया 1 किलो पानी ले लिया, 1 kg, वी हैव टेकन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, और ये टेम्परेचर मैंने दिखा दिया आपको, ये वॉल्यूम दिखा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो 4 डिग्री सेल्सियस है, फिर यहाँ 5 डिग्री 7 8 9 10 इस तरह से, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस है, इस तरह से जाता है। तो आपको ये ग्राफ से क्या पता चला, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री से ज़्यादा होता है, 4 डिग्री से ज़्यादा होता है, वैसे वैसे पानी की वॉल्यूम भी बढ़ती है। वैसे वैसे पानी की वॉल्यूम भी क्या होती है, बढ़ती है। 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, पानी का वॉल्यूम भी बढ़ता है। और जैसे पानी का हम वॉल्यूम क्या करते हैं, पानी का टेम्परेचर हम कम करते हैं, पानी जो है होता है ना, उससे कम टेम्परेचर पे हो गया तो उसकी वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होती है, देख लीजिए, धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। आई बात समझ में? टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है भाई, तो 0 डिग्री सेल्सियस है ये, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप मान सकते हो। और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है उसी को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर हम हाई करते हैं तो पानी क्या होता है, एक्सपेंड करता है। पानी क्या होता है, फैलता है। उसके अंदर में क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ज़्यादा बढ़ता है, वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिससे क्या करते हैं, एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। आई बात समझ में? तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। फिर इसके जस्ट अपोजिट में देखिए, यहाँ पर इसके इस साइड में देखिए क्या हो रहा है, 4 डिग्री से कम टेम्परेचर का हम लेके जाते हैं। 4 डिग्री से कम टेम्परेचर होने के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे देखिए फिर एक बार डेंसिटी बढ़ रहा है, फिर एक बार डेंसिटी फिर एक बार जो है क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रही है और ये इस मैक्सिमम स्टेज तक आती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। आई बात समझ में? और 0 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली क्या होता है ये बताइए। H2O मीन्स वाटर। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली होता क्या है कि पानी नहीं रहता, वो बर्फ बन जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो जैसे ही 4 डिग्री से कम टेम्परेचर लेके जा रहा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जैसे से पानी की टेम्परेचर कम होने लग जाती है वैसे वैसे पानी नहीं रहता, धीरे धीरे वो क्या करता है, वो पानी वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, आइस में तब्दील हो जाता है। दैट वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस इजीली। जैसे जैसे 4 डिग्री से धीरे धीरे कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, वो
आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो आइस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ आप देख रहे हो कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, मास तो कांस्टेंट रखा था आपने, तो डेंसिटी की बात किया जाए, यहाँ देखिए मास तो आपने कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, डेंसिटी घटेगा मतलब बर्फ बन के तैरना शुरू कर देगा पानी के ऊपर में। इट मीन्स डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। इसके पहले ही ऐसा होता है, ठीक है, आई बात समझ में। इसके पीछे इस तरह की कहानी है, लेकिन अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये भी एक अजीबोगरीब बिहेवियर दिखा रहा है, 4 डिग्री के ऊपर भी अजीबोगरीब बिहेवियर दिखा रहा है। यहाँ भी वही घटना घट रहा है, जैसे जैसे मैं 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है मतलब डेंसिटी घट रही है। दोनों तरफ वही कहानी है, क्रिटिकल टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री के राइट हैंड साइड में कुछ और घटना घट रही है और इधर कुछ और घटना घट रही है। इधर ये वाला साइड गैसियस स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा है और ये स्टेट सॉलिड स्टेट में जाने की कोशिश कर रही है। आई बात समझ में। 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर अगर होगा धीरे 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 वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी घट जाती है और आइस की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए आइस तैरते रहता है पानी के ऊपर में। आई बात समझ में, वो तैरते रहता है और पानी जो होता है हाई डेंसिटी का होता है नीचे रहता है। आप कभी घर में भी देखोगे, पानी ले लो ग्लास में, उसमें बर्फ डाल दो, बर्फ तैरता रह जाएगा, पानी उसके नीचे रहता है। यहाँ भी देखिए ये गैसेस स्टेट में जाना चाह रहा है। आई बात समझ में। यही प्रॉपर्टी डेंसिटी की मैं बात किया, तो अगर आप डेंसिटी की तरह ग्राफ इसका ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ होगा, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी रो की बात करूं तो क्या होगा, अब इससे पता चला ये कि इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इट मींस डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ देखिए वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम, तो यहाँ पर टेम्परेचर लिख लीजिए, ये क्या है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है। तो फिर क्या करेंगे, इस तरह का जो देख रहे हो आप, ये कुछ इस तरह का नहीं है ग्राफ कुछ अलग टाइप का होता है। ये गैस के लिए हमने ड्रॉ कर दिया, ये कुछ इस तरह का होता है, जस्ट इसके उल्टा होता है, वॉल्यूम से ठीक उल्टा होता है। आई बात समझ में। मतलब देखिए डेंसिटी की बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर, तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ते 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 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, उसके बाद डेंसिटी क्या होगा, घटते हुए जाता है। मैक्सिमम डेंसिटी यहीं पर है, ये है मैक्सिमम डेंसिटी, रो मैक्स, मैक्सिमम डेंसिटी इस जगह पर है और धीरे धीरे डेंसिटी क्या होता है, घटते जाती है। डेंसिटी बढ़ेगा पहले, फिर घटना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में। इसका ठीक उल्टा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर की कहानी बता रहा हूँ और किसी सब्सटेंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही बात एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस और बिलो और अबव द 4 डिग्री सेल्सियस। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब एबनॉर्मल थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो यहाँ देखिए डेंसिटी पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। 4 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर ले जाएगा डेंसिटी घटेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी कम डेंसिटी हो जाती है, सबसे लो डेंसिटी हो जाती है, जिसके वजह से वो बर्फ बन जाता है, वो तैरने लगता है पानी के ऊपर में। और इधर देखो जैसे जैसे इसका 4 डिग्री से टेम्परेचर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे भी इसकी डेंसिटी घटते हुए जा रही है। आई बात समझ में। तो ये जो आप देख रहे हो ये मिनिमम वॉल्यूम की कहानी है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की मिनिमम वॉल्यूम होती है और डेंसिटी मैक्सिमम होती है। आई बात समझ में। तो ये कहानी था। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीजें बता दिया पानी के बारे में, और यही चीज जो होता है ठंडे के समय में, ठंडे के समय में जो होती है वो क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस मान लो कहीं का टेम्परेचर है, कहीं का टेम्परेचर क्या है 4 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर होता है। इतना टेम्परेचर डाउन मतलब कि सामान्य लोगों को जीना मुश्किल कर देगा। ठंडे के समय में बहुत लो टेम्परेचर होता है। आई बात समझ में। लेकिन अगर आसपास का टेम्परेचर और कम हो, 0 डिग्री के आसपास हो, तो क्या होगा, 0 डिग्री के आसपास हो, 1 डिग्री टेम्परेचर हो, 2 डिग्री टेम्परेचर हो, फिर कहानी क्या होगी। पानी तो रखा हुआ है, पानी रखा हुआ, लेकिन आसपास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, या -2.5 डिग्री सेल्सियस हो, या -3 डिग्री सेल्सियस हो, फिर क्या होगा। इतना लो टेम्परेचर पे अगर एटमॉस्फेयर का इतना लो टेम्परेचर हो गया तो ये लो टेम्परेचर क्या करेगा, पानी को बोलेगा भैया अपना एनर्जी लूज करो,
ठीक है। डिफरेंस इन टेम्परेचर पैदा हो जाएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर हो जाएगा, वाटर की हीट कंटेंट ज्यादा होगी, एटमॉस्फेयर का लो टेम्परेचर होगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर, वाटर दूसरे टेम्परेचर पे है, एटमॉस्फेयर का डिफरेंट टेम्परेचर है, दोनों की डिफरेंस टेम्परेचर की वजह से हीट का एक्सचेंज होगा। हीट निकलेगी वाटर से एटमॉस्फेयर में, वाटर से जो एटमॉस्फेयर में हीट निकलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी बर्फ में तब्दील हो जाएगा। क्या होगा, पानी बर्फ में तब्दील हो जाएगा। तो समझिए इस चीज को अच्छे से और अच्छे से समझाते हैं आपको। मान लीजिए तालाब है, ठीक है, ये क्या है, ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब का ऊपरी सतह है, ठीक है, ये ऊपरी सतह है, इसके ऊपर पानी है, ये वाटर सरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर सरफेस। कोई भी पॉन्ड हो, कोई भी लेक हो, ठीक है, कोई भी पॉन्ड हो, कोई भी लेक हो, उसकी हम कहानी आपको समझा दे रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है। मान लो कि नीचे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ऊपर भी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। मान लेते हैं धीरे धीरे टेम्परेचर घट रहा है, घटते घटते 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया टेम्परेचर, नीचे भी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर भी टेम्परेचर। इस 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नीचे में जो मछली कुछ होगी, जो भी मछली होगी, है ना, वो यहाँ पर रहेगी, है ना। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, मछली यहाँ पर जो है रहेगी, बहुत सारे सांप वाप जो कुछ भी है इसमें रहेंगे, नीचे में कोई दिक्कत नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन लो टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होगा तब क्या होता है, या इससे लो टेम्परेचर होगा तब क्या होगा। मान लो 4 डिग्री सेल्सियस है तो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया या 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा। तो 2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो हीट इससे लॉस होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर है ना। मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और इस पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर आया, डिफरेंस इन टेम्परेचर आया कि नहीं आया, डिफरेंस इन टेम्परेचर है। तो हायर टेम्परेचर पे कौन है, हायर टेम्परेचर पे वाटर है। ये अगर वाटर हायर टेम्परेचर पे है तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, अपना हीट इसको दे देगा, ट्रांसफर होगा, हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होगी। आई बात समझ में। ये क्या होगा, 4 डिग्री से एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर हो जाएगी, और इतना हीट ट्रांसफर होते 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 क्या होगा, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाने का कोशिश करेगा, तब बनेगा थर्मल इक्विलिब्रियम की कहानी। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है, एन इक्विलिब्रियम इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग हैव सेम टेम्परेचर, an equilibrium in which both the body and environment takes the same temperature, और उस सेम टेम्परेचर पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होगी। आई बात समझ में। तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, जब दोनों की टेम्परेचर सेम हो गई तो अब हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा। अब ये जम गया, अब ये जम जाने के बाद क्या होता है, ऊपर में बर्फ तैरना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे बर्फ हो जाएगा, यहाँ बर्फ हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बर्फ बन जाएगा, है ना, यहाँ पे बर्फ बन जाता है। और ये बर्फ जो होता है वो क्या करता है, बर्फ ही रहता है, और लो डेंसिटी की वजह से बर्फ यहाँ तैरते रह जाता है। आई बात समझ में। तो जब बर्फ यहाँ पे तैरना शुरू कर देगा, तैरना शुरू करेगा तो ऊपर में ही रह जाएगा, और नीचे जो 4 डिग्री, नीचे जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो जो मैं कहना चाह रहा था उसको समझो कि वाटर की हाई थर्मल कैपेसिटी भी होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हीट जो निकलेगी पहले सरफेस से निकलती है, पहले सरफेस से निकलेगी, बॉटम से नहीं निकलता, सरफेस से निकलेगी और जमाएगी इस सरफेस को, इसको इस सरफेस के ऊपर जमाएगा, इसके ऊपर जमा दिया। लो डेंसिटी का आइस है, ये ऊपर ही तैरता रह जाएगा, और नीचे वाला डेंसिटी कांस्टेंट है, जिसके वजह से मैरिन लाइफ जो होती है, इसके अंदर पेड़ पौधे जो कुछ भी हैं, घास फूस या पेड़ पौधा जो कुछ भी है, वो सब के सब वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनका लाइफ मेंटेन हो जाता है, वो नहीं मरते, मैरिन लाइफ इंटैक्ट रहता है। ये पानी का एबनॉर्मल बिहेवियर, ये जो बिहेवियर आप देख रहे हो, ये पानी की एबनॉर्मल बिहेवियर है, और ये एबनॉर्मल बिहेवियर ही कहता है कि ये जीव जंतु को सुरक्षित रख देता है ना। यही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एबनॉर्मल बिहेवियर पानी का कह रहा है कि भाई नीचे में जो जीव जंतु 4 डिग्री सेल्सियस पे हैं वो क्या होंगे, जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं वो। आई बात समझ में। तो ये था एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर। फिर हम लोग अब कुछ गैस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है, तो आप समझिए गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में पढ़ा। तो लिक्विड की जो एक्सपेंशन होती है, लिक्विड की जो एक्सपेंशन होती है या वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होती है लिक्विड की, वो टेम्परेचर पे प्रैक्टिकली डिपेंड नहीं करता।
क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, प्रैक्टिकली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये सॉलिड का भी वही कहानी होता है, लिक्विड का भी यही कहानी होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो अल्फा और बीटा होता है ना, अल्फा बीटा जो कुछ भी है सॉलिड्स और लिक्विड के लिए, ये सब के सब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है लिक्विड का, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता लिक्विड के लिए। आई बात समझ में? फॉर लिक्विड सबस्टांसेस, फॉर लिक्विड मटेरियल्स, थर्मल कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। प्रैक्टिकली देखा गया है कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये हुआ कि जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड के लिए कांस्टेंट होती है। आई बात समझ में? लेकिन गैसेस के लिए वो कहानी नहीं होता है, गैसेस के लिए कुछ अलग कहानी होती है। तो सबसे पहले इस पढ़िए कि आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअली होता है क्या। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। PV क्या होता है, nRT। यहाँ P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, RT इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर मान लिया, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, आप क्या मानते हैं, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर आपने कांस्टेंट रख दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब जो होगा क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट आपने रख दिया, तो अब क्या करेंगे, अब का डिफरेंशिएट करते हैं, P डेल्टा V दैट इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो देखो प्रेशर अगर कांस्टेंट रख दिया मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर चेंज इन वॉल्यूम आपने लिखा है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी होगा। आई बात समझ में, चेंज इन टेम्परेचर भी होगा कि नहीं, आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपने P डेल्टा V रखा और nRT रखा, तो अब क्या होगा, ये पहला इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन पहला, और डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरा, ठीक है। अब डिवाइड करके देखो, 2 को देखिए बाय डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 से 1 को डिवाइड करके देखिए, P डेल्टा V बाय कितना होगा, P बाय V दैट इज इक्वल टू nR डेल्टा T दैट इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये ठीक है। प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो गया, n से और स्मॉल r कैंसिल हो गया, तो अब क्या निकल के सामने आ रहा है आपके पास में, डेल्टा V बाई V इंटू डेल्टा T दैट इज इक्वल टू 1/T। मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर गैसेस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 बाय टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब अल्फा गैस जो होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा ये कम, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा ये कम, टेम्परेचर कम ये ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी बिहेवियर लिक्विड और सॉलिड से बिल्कुल अलग होती है। याद रखिएगा, गैसेस की बिहेवियर जो है वो बिल्कुल अलग होती है इस मामले में। किससे अलग अलग होती है, लिक्विड्स एंड गैसेस से, लिक्विड एंड सॉलिड से।